यही कर दिया है ना, ये ऑटोमेट किया हुआ है। एक रनर है और क्या है, रनर के अंदर, और फिर जानते ही हो हम लोग ढेर सारे क्या बनाएंगे, मेथड्स और सारी क्लासेस। मतलब हर मॉड्यूल के लिए क्या बना लिए ना, हर मॉड्यूल के लिए एक क्लास बना लिए, है ना। उस मॉड्यूल के जितने टेस्ट केसेस हैं उतने क्या बना लिए, मेथड, और हर मेथड को नाम दे दिए। जैसे यहाँ नाम रखा है ना, टेस्ट लीड क्रिएशन विद रिक्वायर्ड फील्ड्स ओनली। इस तरह से उन्हें क्या दे देंगे, नाम दे देंगे हर टेस्ट केस को। ठीक है, मैं हर टेस्ट केस के लिए एक मेथड बनाना है, उसको क्या देना है, नाम, और उसके अंदर जेनरिक मेथड्स को कॉल करके हमें क्या कर देना है, कोड। और अब तो हमें ये भी पता है कि हम लोग वेरिफिकेशन भी, वैलिडेशन भी कर लेंगे। जैसे मान लो टेस्ट केस में लिखा है कि यूज़र नेम पे पहुँचो, जैसे पेज पे पहुँचो तो यूज़र नेम इनेबल होना चाहिए, यूज़र नेम इनेबल होना चाहिए, यूज़र नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स इनेबल होना चाहिए, मतलब उसमें हम कुछ टाइप कर सकें। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, कोई मुश्किल काम नहीं हमारे लिए। हम क्या करेंगे, अब तो हमारे पास मेथड है WU डॉट वैलिडेट एलिमेंट इज इनेबल्ड, और यहाँ पे हमें यही यूज़र नेम का वेब एलिमेंट भेज देना है, क्या, WE यूज़र नेम। अब ये टेस्ट कर ले ना, बोलो। अगर हमें ये चेक करना हुआ कि वेब एलिमेंट क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विजिबल। तो फिर ये वेरीफाई करना है, तो WU डॉट वैलिडेट एलिमेंट इज विजिबल, यही मेथड कॉल करेंगे और यही वेब एलिमेंट भेज। यही तो टेस्टिंग है ना मेरे भाई, यही है ना। कहीं टेक्स्ट वेरीफाई करोगे, और ये वेरीफाई करने के लिए तुमको ये फेल्स एक्सपेक्टेड एक्चुअल करने की जरूरत नहीं है, जैसे तुमने देखो नीचे भी हमने किया, ये देखो हमको ये वेरीफाई करना था कि लीड्स लिंक का जो टेक्स्ट है वो क्या है, लीड्स है कि नहीं। हमने मेथड बनाया वैलिडेट इनर टेक्स्ट, है ना। इसमें क्या भेजना है, दो पैरामीटर, एक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या भेजना है, एक्सपेक्टेड भेजना है। और मेथड के अंदर जाओगे, मेथड के अंदर जाओगे तो तुम्हें अंदर उसका कोड दिखाई, या तुमको चलो यही दिखाते हैं मेथड, एक मिनट, अंदर क्या लिखा है, वेब एलिमेंट भेजे हो, एक्सपेक्टेड भेजे हो, गेट टेक्स्ट करके क्या निकाला है, एक्चुअल, और एक्सपेक्टेड को एक्चुअल से क्या किया है, मैच, और फिर कर दिया है क्या, रिपोर्ट पास है कि क्या है, फिर प्रॉपर सब कुछ। अब रिपोर्ट आ रही है, चला के देख लो, चलाओगे प्रॉपर, ये कल चल रहा था ना, हाँ चलाओगे तो ये प्रॉपर तुमको जहाँ जहाँ वैलिडेशन वाले मेथड कॉल किए होगे टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब भी भाई पूरा कोड लिखा है, उसी में जगह जगह वैलिडेशन वाले मेथड भी तुमने कॉल किए। वो टेस्ट केस में लिखा रहता है ना, ये करो फिर चेक करो ये आया या नहीं आया। तो ये काम कैसे होगा, इसी वैलिडेशन वाले मेथड से होगा। हम लोगों ने कितने बना रखे हैं, काफ़ी ना, 8-10 बना दिए कि नहीं। कुछ नया वैलिडेशन मिलेगा जिसके लिए मेथड नहीं है, तो फिर क्या करना, एक नया जेनरिक मेथड बना लेना। ये देखो, कोई कंफ्यूजन इसमें, अब सही है ना ये, अच्छा। लेकिन अभी यही हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना, जो रिपोर्ट आ रही थी वो रिपोर्ट किसमें आ रही है, वो कंसोल पे आ रही है। हम कंसोल पे भरोसा नहीं कर सकते, और कंसोल की रिपोर्ट उतनी रीडेबल भी नहीं होती। अब इसीलिए हम एक नया टूल यूज कर रहे थे जिसका नाम हमने बताया था एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर। एक बार ढूंढते हैं जरा यार, एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर डाउनलोड। यार ये थोड़ा सा
यहाँ से डाउनलोड करना है। थोड़ा सा डाउनलोड करने में दिक्कत होती है, वैसे मैवन अभी तुम लोग यूज़ नहीं किए हो, तो ये URL हम इसलिए यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं। यही URL ब्राउज़र में क्या करना, कॉपी करके पेस्ट कर देना, तुमको मिल जाएगा और यहीं से डाउनलोड करो। चलो देखें, गो टू डाउनलोड, देखें कहीं है। यार मैवन से ही करना पड़ेगा क्या? कोई रास्ता नहीं। कहाँ से ले आए यार? यहाँ से तो आ ही जाएगा, चलो यहीं से उठाते हैं। ये दिख रहा है ना, यहाँ से डाउनलोड कर लेना ऐसे। ये URL देख रहे हो, चलो ये URL कॉपी कर दे रहे हैं, वो हटा दे रहे हैं। ये URL है ना, यही ओपन करना, यहाँ पे जार लिखा है ना, इसी पे क्या करना, क्लिक कर देना, जार डाउनलोड हो जाए। यही देख लो, लगभग 1 MB का है ना। ये है ना आपकी जार, हमने कॉपी करके यहाँ क्या कर दी, पेस्ट कर दी। प्रोजेक्ट ले लेना, तो अंदर जार भी मिल जाएगी। और फिर क्या करते हो तुम लोग, याद है ना, राइट क्लिक करते हो और क्या करते हो, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, सॉरी क्लास पाथ सेलेक्ट करना, ऐड जार्स, और यहीं रखी है ना, ये प्रोजेक्ट सब लोग ले लेना, उसी में जार वार सब लगी हुई तुमको मिल जाएगी। अब चला यही रनर में थोड़ा बहुत देखते हैं उसका कैसा दिखता है। जार आ गई ना, अब उसकी क्लास और मेथड यूज कर सकते हो ना। अब एक क्लास है जिसका नाम है न्यू एक्सटेंड, क्या नाम है, पहली क्लास एक्सटेंड रिपोर्ट्स। तो इस क्लास का बनाना होता है आपको ऑब्जेक्ट। बना लिया, फिर इसके बाद न्यू एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर, इस क्लास का बनाना होता है ऑब्जेक्ट। इसमें क्या मांग रहा है, पाथ मांग रहा है स्ट्रिंग में ना, तो वही जहां तुमको रखनी है। तुमको 2 पाथ बताए गए हैं सिस्टम पे, जब पाथ यूज करते हो तो एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है क्या, रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है तुम्हें पूरा पाथ देना पड़ता है ना, C:D: ऐसे करके, और रिलेटिव पाथ का मतलब वो पाथ जो सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर हो। मान लो हम चाहते हैं रिपोर्ट बने और रिपोर्ट बन के इसी फोल्डर के अंदर आ जाए, तो हम पाथ के नाम पे सिर्फ इतना दे रहे हैं, सीधे नाम लिख दे रहे हैं। मान लो हम डाल देते हैं नाम क्या, रिपोर्ट या ऑटोमेशन अंडरस्कोर क्या, रिपोर्ट .html। तो
तो जानते हो जो रिपोर्ट बनेगी इसी फोल्डर में प्रोजेक्ट के अंदर अपने आप आ जाएगी, क्योंकि हम CD कुछ दिए नहीं है। पूरा पाथ देंगे, अगर हम कोई पाथ नहीं दे रहे हैं, सीधे फाइल का नाम लिख दे रहे हैं, तो कहाँ आएगा? प्रोजेक्ट के अंदर। मान लो प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर है, एक फोल्डर बना दें प्रोजेक्ट में, क्या नाम है इसका? हम चाहते हैं कि जो रिपोर्ट बने वो सब कहाँ आए? रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर। अब हम पाथ देंगे क्या? अब देखो प्रोजेक्ट के बाहर का पाथ नहीं देना, तो लिखेंगे क्या? रिपोर्ट्स /automation_report.html। इसका ऑब्जेक्ट बन गया भाई एक्सटेंट स्पार्क, या लिख देते हैं इसका नाम सीधा क्या? स्पार्क। अब स्पार्क डॉट, है ना? सॉरी, नहीं स्पार्क डॉट नहीं, हाँ, ext रिपोर्ट्स डॉट, हाँ, अब क्या है? अटैच रिपोर्टर। और यहाँ पे यही स्पार्क का ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे? भेज दें। ये 3 लाइन लिखनी है, पहले देख लो खूब अच्छे से। एक्सटेंट रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर एक्सटेंट स्पार्क रिपोर्टर का बनाना है। रिपोर्टर का जब पाथ बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तभी हम कंस्ट्रक्टर के लिए पाथ भेज देंगे किसका? रिपोर्ट की फाइल नेम का। और फिर इसी एक्सटेंट रिपोर्ट का मेथड कॉल करेंगे, कौन सा? अटैच रिपोर्ट। और यहाँ भेज देंगे किसका ऑब्जेक्ट? स्पार्क। ठीक। इसके बाद मान लो मेरा एक टेस्ट केस है। कौन सा टेस्ट केस? टेस्ट केस 1। मान लो ऐसे ही लिख रहे हैं, टेस्ट केस 1। तो अब हम लिखेंगे यही एक्सटेंट रिपोर्ट्स का वो डॉट। अब इसके बाद मेथड कॉल करेंगे क्रिएट टेस्ट। कौन सा मेथड? क्रिएट टेस्ट। और क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग ना। अपने टेस्ट केस का नाम बताओ। जैसे मेरा टेस्ट केस का नाम है, सपोज करो टेस्ट केस 1, तो हम यहाँ लिख दें क्या? टेस्ट केस 1। देखो ध्यान से, यही सबसे इंपॉर्टेंट है लाइन जो लिख रहे हैं अभी, ये क्रिएट टेस्ट मेथड है ना। क्या भेजना है? टेस्ट केस का नाम, और रिटर्न क्या कर रहा है? एक्सटेंड टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ले लो यार, सब तो लिखा है। अब बोलो भाई, हो गया? अब लिखो ext टेस्ट डॉट। अब तुम चाहते हो ना रिपोर्ट जाए, जैसे कंसोल पे आता है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं करोगे, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, जो मिलेगा तुमको एक्सटेंड टेस्ट, क्रिएट टेस्ट मेथड कॉल करोगे, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट पाओगे कि नहीं? अब इसी का एक मेथड कॉल करोगे जिसका नाम क्या है? लॉग। क्या नाम है? लॉग। यहाँ पे ओवरलोडेड मेथड है, याद रखना तुमको यहाँ 2 चीज भेजनी है। एक स्टेटस, कि जो चीज भेज रहे हो ये पास है कि फेल है, कि इंफॉर्मेशन है, कि वार्निंग है, क्या है ये बताओ। तुम क्या बताओ, जो हम अगर मान लो भेज रहे हैं ये एक इंफॉर्मेशन है। क्या है? इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? देखो सॉरी, क्या? स्टेटस डॉट क्या? इन्फो। और फिर यहाँ दूसरा दे दें क्या? मैसेज। और मैसेज दे दें जैसे क्या? मान लो माई नेम इज, या मान लो ये इस तरह से, ब्राउज़र इज क्या? लॉन्च्ड। और फिर और भी कुछ जो 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 नहीं सिस्टम डॉट कंसोल पे डालते थे, अब कंसोल पे नहीं डालना है। फिर से ये क्या करेंगे? एक्सटेंड टेस्ट डॉट क्या? लॉग। मान लो अब जो भेज रहे हैं स्टेटस वो क्या है? पास है, तो स्टेटस डॉट पास। और यहाँ लिख दें
लॉगिन पेज, कोई मैसेज है कुछ भी लिखते हैं, है ना, ओपन। ठीक, अब जितना मन करे उतना हम लॉग करके लिखते चले जाएं, सब रिपोर्ट में अब आएगा। और एक चीज देखते हैं, लेकिन ये तब तक नहीं लिखेगा जब तक तुम एक्सटेंड रिपोर्ट्स का ऑब्जेक्ट यूज करके एक मेथड निकाल कर दो, डॉट प्लस, बस। और अब इसका कमाल देखते हैं, ये 2 4 5 लाइन का देखो क्या होता है, इसको कमेंट करो, चलाएं। क्या कह रहा भाई? अच्छा, एक मिनट, कहाँ गए हम लोग, कहाँ से डाउनलोड किए थे, यहीं से ना। एक एक्सटेंड रिपोर्ट्स था और एक काम करते हैं, आपके पे नहीं काम कर रहा है। आप क्या है, अच्छा सी ड्राइव में, सी प्रोग्राम डायरेक्ट ही इंस्टॉल, और ये एरर किस लाइन में दे रहा था? पंद्रह नंबर लाइन, पहली में है। यार ये किसी किसी सिस्टम पे हैं? हाँ यार यही तो है, अगर मैवन यूज़ करते तो अपने आप आ जाता। अब इसमें देखना पड़ेगा कि अलग अलग कौन सा हमें चाहिए। एक सेकेंड यार, ये
यार यहाँ से भी डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख रहा है कहीं? तो कहीं जार मिल जाती है यार इसकी। चलो इसका है क्या ऑलरेडी डाउनलोड्स में? अच्छा उसमें ढूंढ रहे हो, तब तो यहाँ भी होगी। अच्छा इसमें मैवन है। अच्छा यहाँ कई और जार दिख रही है ना। एक काम करते हैं, सारी जार क्या करते हैं, कॉपी करके ये दोनों डाल लेते हैं। एक ये वाली भी है ना। अच्छा चलो इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसी प्रोजेक्ट में क्या कर देते हैं, पेस्ट, और इसको भी ऐड कर देते हैं। चलो नो प्लास्टिक, ये तो है दिक्कत। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी टाइम नहीं ख़राब करते हैं, दूसरे सिस्टम पे ट्राई करना, शायद चल जाए। देखो इस सिस्टम पे एक छोटा सा इशू और भी है, जानते हो क्या, कि जावा तो इंस्टॉल की है तुमने, जावा पहले इंस्टॉल की थी या सीधे इक्लिप्स इंस्टॉल कर दिया? हाँ सीधे इक्लिप्स कर दिया तो इंटरनली उसी में जावा हो गई। नहीं तो हम लोग के पास जब ऐसी दिक्कत आती है कभी, तो हम लोग JRE की जगह JDK लगा के देखते हैं। लेकिन तुम्हारे इसीलिए होता है कि सबसे पहले JDK डालो, इसके बाद क्या डालो, इक्लिप्स डालो। तो सर पहले पढ़ा है लेकिन कहाँ है? अगर होगा, जनरली JDK जब हम लोग डालते हैं तो C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जावा नाम का फोल्डर होगा, इसके अंदर होना चाहिए, है ना। अब तो ऐसे ढूंढना पड़ेगा, तो ऐसे अगर इसमें नहीं होगा खाली। चलो ठीक है, छोड़ो अभी इसमें टाइम नहीं ख़राब करते। लेकिन ये याद रखना सब लोग, इतना ये जो 6 लाइन का कोड है ये बस ट्राई करना, चलाओगे, देखना उस पाथ पे जाके क्या हो जाएगा, एक एक्सटेंड रिपोर्ट क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। उसके अंदर जाके देखोगे तो टेस्ट केस का नाम आ जाएगा, टेस्ट केस 1, उस पर क्लिक करोगे, उसकी डिटेल खुलेगी और वहाँ 2 लाइनों का मैसेज दिखाई देगा। ये इस लाइन में इन्फो है ना, ब्लू कलर से दिखाई देगा। ये पास वाली लाइन कैसी दिखाई देगी, हरे कलर का मार्क बना होगा। अगर कुछ फेल होगा
तो लाल होगा। उसके लिए जैसे ये देखो, देखो यूजर नेम नॉट विजिबल। सब लोग इतना ही ट्राई करेंगे, सिर्फ 6-7 लाइन का कोड जार लगाइएगा और ट्राई करिएगा। मोस्ट ऑफ दी सिस्टम्स पे क्या होगा, ये हो जाएगा, चलेगा। चलो इसको तो बाद में ही देखेंगे। ये रिपोर्टिंग का एक पार्ट है, ठीक है। इसको तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, मैवन के बाद ही देखेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो चलो अभी तक तो सब क्लियर है ना। और इसमें जरा ऑटोमेशन भी देख लेते हैं। हमने तुम लोगों से बार बार कहा था ना कि ऑटोमेट करके कुछ आना है। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ धीरेज बोलो। अच्छा एक काम करो, जो 10 मिनट बाद बात करो। हाँ तो देखो, अच्छा ये ऐसे ही कोड लिखोगे कि नहीं लिखोगे, जैसे लिख रहे हो। ये पहला टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो, जब पहला खत्म कर लोगे तो क्या करोगे, फिर दूसरा करोगे, दूसरे में भी क्या करोगे, फिर से वही कोड लिखोगे। भाई दूसरे टेस्ट केस में भी क्या लिखोगे, ब्राउजर लॉन्च करोगे, यूआरएल हिट करोगे, इसके बाद यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन करोगे, है ना। दूसरा टेस्ट केस क्या है, लीड क्रिएशन विदाउट रिक्वायर्ड फील्ड। फिर लीड्स लिंक पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, फिर क्रिएट लीड बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, फिर वहां जाके शायद तुम वो जो रिक्वायर्ड फील्ड लास्ट नेम और कंपनी नेम वो फिलअप नहीं करोगे, और सेव बटन पे क्या कर दोगे, सीधे क्लिक कर दोगे, और फिर इसके बाद वेरीफाई करोगे कि अलर्ट आया कि नहीं आया, और अलर्ट में फलाने मैसेज आया कि नहीं आया। यही करोगे ना। तो उसमें भी कई काम फिर से वही करोगे ना जो पिछले टेस्ट केस में किया है। क्या भाई लॉग ये भाई क्या नया कोड लिखे हैं, हम तो कहेंगे इतना कोड हम क्या करें, ये इतना भी क्यों, इतना कोड हम क्या कर रहे हैं, कॉपी करके पेस्ट कर, और ये ठीक है, ये हटा देते हैं वैलिडेट वाला। चलो जरा देखो ध्यान से इसको सब। ये दूसरा टेस्ट केस है कि नहीं है, दूसरे टेस्ट केस में भी तो यही सब करना है भाई, कि भाई यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे, लीड्स लिंक पे क्लिक करोगे, क्रिएट लीड बटन पे क्लिक करोगे। बस वहां क्या करते, तुम फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल रहे थे, यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं डालोगे, सीधे लिख दोगे क्या, सेव बटन पे क्या कर दोगे, क्लिक कर दो। यही करोगे ना, WU डॉट क्लिक, किसका वेब एलिमेंट भेजना होगा, सेव बटन का, तो उसका भी बनाना तो पता ही है ना तुमको। सेव बटन का क्या होगा, मान लो @वैल्यू इक्वल्स टू क्या है, सेव है, और टैग IMG की जगह क्या है, इनपुट है। इसको लिख दें WE सेव बटन, और वही यहाँ लिख दें। और दूसरा क्या पैरामीटर होता है भाई, याद है, बिल्कुल यार याद करो, कहाँ जी रहे हो तुम लोग यार, लिखना चाहिए ना वेब एलिमेंट, और दूसरा क्या, एलिमेंट का नेम, जिससे रिपोर्ट में जाए ना कहाँ क्लिक हुआ और कहाँ, ऐसे लिख दो सेव बटन। ये दूसरा टेस्ट केस हो गया कि नहीं। ऐसे ही मान लो तीसरा टेस्ट केस है कि क्रिएट पब्लिक वाइड टेस्ट क्रिएट लीड विथ ऑल फील्ड्स। ये क्या हो गया, बोलो, तीसरा टेस्ट केस हो गया। ऐसे ही एक होगा टेस्ट केस कि भैया लीड पे जाके सर्च कर सकते हो ना, सर्च कर रहे हो कि तो लीड, भाई अगर हम राहुल नाम से सर्च कर रहे हैं तो वही लीड आ रही है कि नहीं जिसमें राहुल वर्ड है, तो इसके लिए भी एक टेस्ट केस, इसको भी ऑटोमेट करोगे ना, इसके लिए भी एक टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे, पब्लिक वाइड, और उसका नाम रख दोगे टेस्ट सर्च क्या लीड। यहाँ भी कोड लिखोगे तो क्या बताओ। और तुमको एक बात बताई है हमने, हर टेस्ट केस
अपने आप में कंप्लीट होता है, सब कुछ शुरू से शुरू करता है और अंतिम में जाके सब कुछ क्या कर देता है, बंद। तो इसको भी अपना ब्राउजर खुद ही लॉन्च करना होगा, पूरा कोड फिर से लिखना होगा कि नहीं, यहां भी लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा, बोलो। जब कोड फिर से लिखोगे यहां पे भी लॉग इन ही करोगे, काफी कुछ तो दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा भाई। तीसरे टेस्ट केस में भी इतनी चीज क्या रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। बस इसमें क्या करोगे आप, 10 अगर 20 फील्ड है तो 20 के 20 में क्या करोगे, वैल्यू फिलअप करोगे और अंतिम में सेव बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। चौथे पे क्या करोगे भाई, सर्च लीड में, इसमें लॉगिन करोगे, लीड्स लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक क्रिएट लीड बटन पे क्लिक नहीं करोगे, सीधे फिर क्या करोगे, सर्च में जाओगे, सर्च में वैल्यू टाइप करोगे, सर्च बटन पे क्या कराओगे, क्लिक कराओगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें वेरीफाई करोगे वो चीज आई कि नहीं है। ऐसे ही ऑटोमेशन होगा ना यार, बोलो। कंफ्यूजन है कोई इसमें भाई, जितने टेस्ट केस उतने मेथड, टेस्ट केस में जो जो काम वही मेथड में हमें करना है क्या, ऑटोमेट, और हम इस तरह से करते चले जाएंगे। लेकिन कुछ दिन बाद जब अपने ही काम को देखेंगे, या मान लो, जरा ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन में मान लो ऐसा हो गया कि अच्छा चलो ये तो हो गया किसका, लीड्स का ना, ऐसे ही आ जाते हैं किसका, क्या कैंपेन के टेस्ट केस ऑटोमेट नहीं करोगे, करोगे ना, तो उसके लिए टेस्ट केस होंगे, उसके भी मेथड बनाओगे ना, क्या रखे नाम, पब्लिक वाइड, मान लो वेरीफाई कैंपेन क्रिएशन, ये भी एक टेस्ट केस है ना, इसमें भी कोड लिखोगे, इसमें भी क्या लिखोगे कोड भाई, वही लॉगिन नहीं करोगे, ब्राउजर लॉन्च करोगे, लॉगिन करोगे, लेकिन लीड्स पे क्लिक नहीं करोगे, किस पे क्लिक करोगे, कैंपेन्स पे। मतलब अगर देखा जाए तो इस कोड का इतना हिस्सा तुम यूज करोगे। कौन सा हिस्सा, देखो ध्यान से, यहां से लेके कहां तक का, लॉगिन तक, ठीक कर दिए कि नहीं कर दिए, ऐसे ही ऑटोमेट करते चले जाएंगे। लेकिन जरा अब सोचो एक केस, तुम ऐसे ही ऑटोमेट कर रहे हो, बढ़िया है ना, ऐसा तो नहीं पूरा शुरू से लिखना है, बहुत तो क्या हो जाता है, कॉपी पेस्ट, नहीं हो रहा है कॉपी पेस्ट, टेस्ट केसेस में भी ऐसा होता है, बहुत कुछ क्या हो जाता है, कॉपी पेस्ट। सब लाइफ अच्छे से चल रही है, 4 महीने से काम कर रहे हैं, रोज ऑटोमेट करते चले गए। एक दिन में मान लो 3 टेस्ट केस ऑटोमेट कर लिए, एक महीने में मान लो 50 तो कर लिए, 4 महीने में कितने हो गए, 200। मान लो 200 टेस्ट केस हम लोग क्या किए, हम 4 महीने 5 महीने में ऑटोमेट कर दिए। अब अचानक एक दिन जब सुबह उठ के ऑफिस पहुंचे, स्क्रिप्ट चलाए तो सब स्क्रिप्ट फेल होने लगी। क्या होने लगी, फेल। जब फेल होने लगी तो भैया दिमाग चकराया, आँख पहले मीजे एक बार, और उसके बाद क्या किए, देखे सामने तो दिखा ये कि लॉगिन बदल गया है। लॉगिन क्या है, लॉगिन का एक्सपाथ क्या है, बदल गया, या ये हमें मिला लॉगिन के स्टेप्स ही बदल गए, कि पहले सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड डालते थे, लॉगिन करते थे, अब ऐसा आ गया है सिस्टम कि यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो और आधार नंबर डालो, और तब लॉगिन करोगे, तब लॉगिन होगा। तो अब तो तुम्हें ये जो स्टेप्स थे, यहाँ यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन का हिसाब किताब तो था, लेकिन आधार नंबर का कोई हिसाब किताब नहीं था। तो यहाँ जाओगे, 2 लाइन जोड़ोगे ना, किसके लिए, आधार नंबर के लिए, एक एलिमेंट सर्च करने के लिए, एक आधार नंबर टाइप करने के लिए। तो 2 लाइन्स राइट लिखो, करोगे, यही यहाँ करोगे। अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ नहीं करोगे, यहाँ भी 2 लाइन लिखोगे वही, यहाँ भी वही, हाँ यहाँ भी क्या लिखोगे, 2 लाइन लिखोगे, यहाँ भी क्या करोगे, 2 लाइन लिखोगे, वहां भी 2 लाइन। अब 200 जगह जा जाके 2 लाइन जोड़ो, परेशान नहीं हो जाओगे। सोचो अगर एक समझदार आदमी होता, वो देखता कि हर जगह ये लॉगिन जरूरत है, तो वो क्या करता, इस लॉगिन के कोड को, कितने लाइन का कोड है, 3 2 5 2 7 2 9, ये 9 लाइन का कोड रख देता एक मेथड के अंदर, और हर जगह 200 जगह यही मेथड क्या किया होता, कॉल किया होता। तो कल को अगर बदलना होता तो जाता एक मेथड में बदल देता ना,
अभी आपके कोड में जो चीज मिसिंग है उसे कहते हैं क्या? रीयूजेबिलिटी। कोई भी कोड आप लिखो वो हाईली रीयूजेबल होना चाहिए। दोबारा जरूरत पड़े तो ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आपके कोड में क्या मिसिंग है? कोड की सबसे बेसिक चीज होती है क्या? अवॉइड रिडंडेंसी है और इंक्रीज रीयूजेबिलिटी। किसी भी कोड में वो क्या होना चाहिए? रीयूजेबल होना चाहिए और रिडंडेंट नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं। क्लियर है? ये यही आपके कोड में मिसिंग है। और यही देखो रीयूजेबिलिटी कैसे पैदा होती है। अगर हम यही लॉगिन करने का जो कोड है 6 लाइन का, हम इसी को डाल देते एक मेथड के अंदर और नाम क्या रखते? लॉगिन। और इसके बाद वही लॉगिन मेथड यहां क्या कर लेते हैं? कॉल कर लेते। हर जगह यही लॉगिन मेथड क्या करते हैं? कॉल कर लेते। तो सारी झंझट खत्म नहीं हो जाती? बोलो, सारी झंझट खत्म नहीं हो जाती? तो फिर इसमें रीयूजेबिलिटी आ जाती कि नहीं? अब हम पहले क्या कर रहे थे? वही 9 लाइन 200 जो जगह लिखे थे। अब क्या कर रहे हैं? 9 लाइन को डाल दे रहे हैं कहाँ? मेथड के अंदर। और उसी मेथड को 200 जगह क्या कर दे रहे हैं? कॉल कर दे रहे हैं। कल को चेंज करना होगा तो मेथड में जाएंगे, एक जगह चेंज करेंगे और हर जगह चेंज हो जाएगा। हर जगह कोड थोड़े लिखे हैं, हर जगह तो बस मेथड क्या किए हैं? कॉल किए हैं। ये बात समझ में आ रही है? बोलो, ध्यान से देखो इस चीज को भाई। ये पसंद करोगे कि हर मेथड में 9 लाइन लिखना या 9 लाइन को मेथड में डाल के हर जगह कॉल करना? कॉल करना ना। सोचो 200 टेस्ट केस लिखते तो 1800 लाइन तो तुम्हारी हो जाती है। एक में 9 है तो 1800 लाइन तो हो जाती है सिर्फ लॉगिन की ना। 2 9 18। जबकि समझदार आदमी होते तो 9 लाइन को डाल देते मेथड के अंदर, 200 जगह उसे क्या करते? कॉल कर देते। कितनी लाइन कर देते? 9 लाइन वो और 200 वो। कितना? 209 लाइन। कहाँ 1800 और कहाँ 209। कल को बदलना होता, कुछ चेंज आता, जैसे हमने बताया चेंज आया तो तुम 200 जगह जाके चेंज किए ना। ये वाला अप्रोच अपनाते तो एक जगह जहां लॉगिन मेथड का कोड लिखा है वही जाके क्या कर देते? चेंज। बात समझ में आई? अच्छा तो अच्छा ये बताओ हमको एक चीज, कौन रीयूजेबिलिटी की क्या परिभाषा है? क्या है मतलब? जैसे अगर कोई चीज रीयूज हो गई, कब कहोगे? जब कम से कम कोई चीज 2 बार यूज हो जाए। एक ही बार यूज हुई तो रीयूज नहीं हुई, लेकिन किसी भी चीज की अगर 2 बार जरूरत पड़ जाए, कम से कम 10 बार पड़े, 20 बार पड़े, 100 बार पड़े, या कम से कम कितनी बार पड़ जाए? 2 बार। तो तुमको दोनों जगह वही कोड लिखना नहीं चाहिए। तब तो तुम रीयूजेबिलिटी के नियम को क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें यह करना चाहिए कि एक मेथड बना के उसमें वो कोड लिख के दोनों जगह उसे क्या कर देना चाहिए? कॉल कर देना। इसे बोलते हैं क्या? रीयूजेबिलिटी। कोई चीज 2 बार भी यूज करनी है तो दोनों बार उसको लिखो मत, एक मेथड में डालो और दोनों जगह क्या करो? कॉल करो। क्लियर है? तो हमको एक यहां क्लास बनानी चाहिए। सही से देखा जाए, चलो यही बनाते हैं। एक क्लास बनानी चाहिए, उसका नाम रख देना चाहिए, मान लो रीयूजेबल। हाँ चलो, ये रीयूजेबल या रीयूजेबल एप्लीकेशन मेथड्स। और इस मेथड के अंदर हमें जाना चाहिए और ये लॉगिन का कोड क्या कर देना चाहिए? यहां कॉपी करके क्या कर देना चाहिए? पेस्ट। और इसी को हर जगह कॉल कर लेना चाहिए। इसी रीयूजेबल एप्लीकेशन मेथड्स क्लास का क्या बनाना चाहिए? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसी को हमें हर जगह लॉगिन मेथड को, चाहे कैंपेन का टेस्ट केस हो, चाहे लीड्स का हो, चाहे अकाउंट्स का हो, जो भी हो, जहां जहां लॉगिन की जरूरत पड़े इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, मेथड कॉल करो। 9 लाइन 10 लाइन के चक्कर में मत पड़ो।
अच्छा, इसको हम अलग से बनाए। अलग से जानते हो क्यों बनाए? अलग से इसलिए बनाए, अगर लीड्स में रख लेते, चाहते तो हम कहाँ रख दें इसको? लीड्स में रख दें। चाहे तो हम कहाँ रख दें इसको? लीड्स में। तो क्या बताओ, सिर्फ लीड्स के काम का है क्या? लॉगिन कैंपेन के काम का नहीं है? क्या लॉगिन वो जो है वो अकाउंट के काम का नहीं है? सबके काम का है ना। तो भैया लीड में क्यों रख रहे हो? उसे लीड की प्रॉपर्टी क्यों बता रहे थे? जब चीज सबके काम की है, इसीलिए हमने एक अलग से क्या बनाई? क्लास बनाई, और वो चीज जो जगह जगह यूज करनी है वहां मेथड बना के रख दिया, जिससे कि जब जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मेथड क्या कर देंगे? कॉल कर देंगे। क्लियर है ये? अब जरा ये भी सोच के देखते हैं कि कितनी चीजें रियूजेबल होंगी। सवाल ये भी तो उठता है। ठीक है, अब एक सवाल ये भी उठता है ना, कितनी, जैसे क्या क्या रियूजेबल है? लॉगिन। ठीक, लॉगिन बार बार यूज हो, क्या है? यूजर नेम पासवर्ड। अच्छा, लॉगिन है। अच्छा, ये बताओ, ये लीड्स पे क्लिक करना क्या रियूजेबल? ये काम बार बार यूज होगा? होगा, क्यों नहीं होगा भाई? क्या क्रिएट लीड विद रिक्वायर्ड फील्ड में नहीं करोगे लीड्स पे क्लिक? क्रिएट लीड विद, भाई अलग अलग टेस्ट केस है ना भाई, फिर बोले हैं अलग अलग टेस्ट केस है। वो हर टेस्ट केस अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, अपने आप में क्या होता है? कंप्लीट होता है। हम ये नहीं कर रहे हैं लॉगिन तो कितनी जगह यूज हो रहा है। मान लो 500 टेस्ट केस ऑटोमेट किए तो लॉगिन कितनी जगह यूज हुआ? 500 जगह। लीड्स पे क्लिक करना अकाउंट्स के टेस्ट केसेस को तो नहीं चाहिए, लेकिन लीड्स के टेस्ट केसेस में जब जाओगे काम करोगे तो लीड्स पे क्या करोगे? क्लिक करोगे कि नहीं करोगे? तो लीड्स पे क्लिक करना भी नहीं 500 जगह काम आएगा, 10 जगह तो काम आएगा। तो ये चीज भी तो बार बार यूज हो रही है कि नहीं? कोई भी चीज एक से ज्यादा बार यूज हो रही हो तो तुम समझो इसको, तुम्हें चाहे जैसे क्या बनाना है? रीयूजेबल बनाना है। इसको एक मेथड में रखना है जिससे जहां जरूरत पड़े वहां क्या कर सको? कॉल कर सको। और बताओ, अच्छा क्रिएट लीड बटन पे क्लिक करते हो कि नहीं? लीड्स पे गए, लीड्स के अंदर गए, क्रिएट लीड पे क्लिक करना, क्या पूरे जितने टेस्ट केस ऑटोमेट किए हो क्या एक ही बार यूज होगा? कई टेस्ट केसेस में क्रिएट लीड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे तुम नहीं बनाए हैं टेस्ट केस, क्या बनाए हम? नाम देखो, विदाउट, विद रिक्वायर्ड फील्ड, विदाउट रिक्वायर्ड फील्ड, विद ऑल फील्ड। तीनों में तो ये काम करना है कि नहीं करना है? तीनों में तुम्हें क्या करना होगा? क्रिएट लीड बटन पे क्लिक करना है कि नहीं? तो ये भी 3 बार यूज हो रहा है ना, तो ये भी रीयूजेबल की कैटेगरी में आया कि नहीं? ऐसे ऐसे जितनी भी चीजें एक से ज्यादा बार यूज होने वाली हों, उन सब को पहले छांट लो और उनको छांट के यहीं बनाना क्या कर दो? स्टार्ट। जैसे एक मेथड और बना दो, पब्लिक वाइड क्लिक ऑन लीड्स लिंक, और यहां 2 लाइन का कोड लिख दो, फाइंड एलिमेंट करो और लीड्स लिंक पे क्या कर दो? क्लिक कर दो। ये भी तो कई जगह यूज होगा। फिर बताओ, और पब्लिक वाइड क्लिक ऑन क्रिएट लीड क्या बटन। ये सब काम क्या होंगे? बार बार यूज होंगे ना। अब अंदर जाते हो, फर्स्ट नेम में वैल्यू डालते हो, तो कई टेस्ट केसेस ऐसे होंगे ना, हो सकता है 2-3 टेस्ट केसेस में तुम किसमें वैल्यू डाल रहे हो? फर्स्ट नेम में। तो यहाँ पे एक और मेथड बनाओगे जिसका नाम क्या रखोगे? इंटर फर्स्ट नेम। ऐसे कितने मेथड बनते जाएंगे? बहुत बनेंगे ना यार। जब हम ये सोच रहे हैं कि जो चीज 2 बार यूज हो जाए तो उसे 2 बार अलग अलग नहीं लिखना है, उसका एक रियूजेबल मेथड बना देना है और उसी को दोनों जगह क्या कर लेना? कॉल कर लेना है। जब हम इस चीज पे उतरेंगे तो इस एप्लीकेशन में हमको कम से कम 600 चीजें ऐसी होंगी, 700 चीजें ऐसी होंगी जो रियूजेबल दिखाई देंगी। कोई भी कमवा करोगे, यहां भी यूज हो रहा होगा, कहीं और भी यूज हो रहा होगा।
तो बेवकूफ होगा जो दोनों जगह लिखेगा। समझदार आदमी उस कोड को एक मेथड में, रीयूजेबल मेथड में लिखेगा और दोनों जगह, तीनों जगह, चारों जगह क्या करेगा, कॉल करेगा। हाँ, नहीं, जैसे देखो इनका कहना है कि सर जी लॉगिन और लीड को दोनों में क्या कर दें, एक में कर दें। अगर लॉगिन और लीड को एक में कर दिए तो अकाउंट वाला कैसे यूज करेगा? अकाउंट वाले को तो सिर्फ लॉगिन करना है ना। अरे जैसे ऐसे समझो, हम एक 500 फीट की पाइप लेते हैं तो जो दूर मेरा खेत है उसी में पानी भर पाएंगे ना, और जो नजदीक वाला होगा तब तो इससे अच्छा है ना 250 फीट की क्या रख लें, या 150 फीट की 3 पाइपें ले लेना, जरूरत पड़े तो नजदीक वाले खेत में भर ले, दूर वाले में है तो दोनों तीनों को क्या कर लें, जोड़ लें। ऐसा ही हम लोग करते हैं। जरा ऑटोमेशन अपना देखो तो सही, अभी बहुत प्रॉपर नहीं दिखेगा लेकिन फिर भी देखो कैसे ऑटोमेशन करेंगे। देखो यहाँ जो इतना ड्रामा लिखे हो ना ये सब, इसकी जगह हम सिर्फ क्या करें, क्लास का नाम क्या है, न्यू क्या नाम है, रीयूजेबल एप्लीकेशन मेथड्स का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, उसको किसी वेरिएबल में रख देंगे और फिर कॉल कर देंगे मेथड रीयूज डॉट लॉगिन, रीयूज डॉट क्लिक ऑन लीड्स लिंक, और फिर रीयूज, और ये क्या है, क्लिक ऑन क्रिएट लीड बटन। ऐसे टेस्ट केस ऑटोमेट होगा। बढ़िया हो जाएगा यार, सोचो। दूसरे टेस्ट केस को भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी क्या करेगा, इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखेगा, वो भी क्या करेगा, सेम चीज वो भी क्या करेगा, ऐसे ऑटोमेशन। अब जो तुम्हारा ऑटोमेशन इस तरह से होगा, इसके अंदर रीयूजेबिलिटी है। कल को लीड्स का एक्सपाथ बदल गया, सोचो लीड्स पे हर जगह क्लिक कर दिए होते जैसे पहले किए थे, हर जगह एक्सपाथ था कि नहीं, देखो यार, है ना। अब लीड्स का एक्सपाथ बदल जाता तो क्या करते तुम भाई, जहां जहां था जाके बदलते कि नहीं बदलते। आज ये ड्रामा करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें लीड्स का पता है, हम कहेंगे सब नौटंकी कर ही नहीं रहे, हम तो क्या यूज कर रहे हैं सीधे ऐसे ना, हम तो ऐसे यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब हमें जरूरत पड़ेगी लीड्स का एक्सपाथ बदलना है, यहां भी वही यूज हो रहा है, और कहाँ यूज हो रहा है, यहां भी वही यूज हो रहा है। हम जाएंगे अंदर, क्या करेंगे, एक्सपाथ क्या कर देंगे, बदल देंगे, जो जो कॉल कर रहा होगा उसको बदला हुआ मिलेगा। अब बात समझ में कुछ है? तो भैया अब ऑटोमेट करना है, लेकिन ये भी ध्यान देना है अपने कोड में, मेरे कोड में अगर रीयूजेबिलिटी नहीं होगी तो मेरा कोड बेकार है। कल को मेंटेन करना, अपडेट करना, चेंज करना सब क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से जब कोड करते हैं तो दिमाग में एक चीज हमेशा लेके चलते हैं, क्या, रीयूजेबिलिटी। जो चीज कर रहे होते ध्यान से देखते हैं, क्या ये दोबारा भी यूज होगा, और समझ में आता है क्या, हाँ, तो उस काम का एक मेथड बना के इसी रीयूजेबल एप्लीकेशन मेथड्स नाम के क्लास में रख देते हैं और उसको फिर वहीं क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। अब क्या बेनिफिट है, कल को फ्यूचर में भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या करेगा, कॉल कर लेगा। कल को बदलना भी हुआ तो 10 जगह कॉल किया, वहां बदलने की जरूरत नहीं है, जहां बना है वहीं एक जगह जाके क्या करेगा, चेंज कर देगा, सारा खेल खत्म। आई बात समझ में? बोलो, ये अप्रोच करके अब ऑटोमेट कर सकते हो? कोई बहुत टेढ़ी चीज तो नहीं बताई, कोई बहुत मुश्किल चीज तो नहीं बताई ना, बोलो। तो भाई ये देखो, और ये आपका रीयूजेबल तो ऐसे जब, लेकिन बताओ जब रीयूजेबल एप्लीकेशन के मेथड्स बनाओगे धीरे धीरे कितने बनते जाएंगे, काफी बन जाएंगे ना। जब ध्यान से देखोगे तो 500-600 दिखाई देंगे, तो यहाँ कितने मेथड बन जाएंगे। पहले बताओ ये इसको लेके दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, कि एग्जैक्टली ये किस तरह से काम कर रहा है।
अब अपने टेस्ट केस को जरा देखो। अच्छा पहले एक बार इसको देखो, हम रन करेंगे तो हम किसको रन करेंगे भाई? चलो ये लिख भी देते हैं नोटपैड पे। हम किसे रन करेंगे? रनर को। रनर किसको रन करेगा? टेस्ट केस वाली क्लास को। ये किसका ऑब्जेक्ट भाई? टेस्ट केस को ना। तो रनर यूज करेगा किसको? टेस्ट क्लास। हाँ, या लिख देते हैं टेस्ट केस फ्रॉम टेस्ट क्या, ये लिख देते हैं टेस्ट केस क्या, मेथड फ्रॉम टेस्ट क्लास। अब बताओ जरा, देखो हमने रनर रन किया। रनर ने किसको रन किया? टेस्ट केस के लिए जो क्लास बनाई थी उसके टेस्ट केस वाले मेथड को। जब वो मेथड चला, ध्यान देना, जब वो क्या चला? मेथड चला, तो ये इस मेथड ने किसको कॉल किया? रियूजेबल। हाँ, रियूजेबल मेथड्स को किसको कॉल किया? रियूजेबल मेथड को। तो ये भी लिख देते हैं, इसने कॉल किया किसको? रियूजेबल मेथड्स को। और रियूजेबल मेथड्स ने अंदर किसको कॉल किया? जेनरिक मेथड्स को। ये यार, ये लॉन्च ब्राउजर, ओपन यूआरएल, ये सब क्या है? जेनरिक मेथड है ना। इसने कॉल किया किसको? जेनरिक मेथड्स को। और जेनरिक मेथड्स के अंदर झांक के देखो, इनके अंदर इसने कॉल किया किसको? सेलेनियम के मेथड्स को। किया कि नहीं किया? देखो यार एक मिनट, ये देखो, ये जो अंदर कॉल हो रहे हैं ये सब मेथड किसके हैं? सेलेनियम के ना। अब देखो, ऐसा है तुम्हारा ऑटोमेशन। तुम चलाओगे रनर, रनर रन करेगा किसको? टेस्ट क्लास के जो टेस्ट केस के लिए मेथड बनाए हो उनको। वो मेथड रन करेंगे किसको? रियूजेबल की जो मेथड है उसको। रियूजेबल वाला मेथड अंदर कॉल करेगा किसको? जेनरिक मेथड को। जेनरिक मेथड अंदर कॉल करेगा किसको? सेलेनियम। और पहले का सोच के देखो, सीधे मेन में एक क्लास बनाते थे तुम, है ना, और उसी के अंदर डायरेक्ट सेलेनियम को क्या करते थे? कॉल करते। एक तरह से देखा जाए तो तब तुम्हारे कोड में सिर्फ एक तह थी, एक परत थी, या एक लेयर थी जो तुम बनाए थे। कौन सी लेयर? वही ना, क्लास बनाते थे, मेन मेथड बना के सीधे कोड लिखना क्या करते थे? स्टार्ट करते थे ना। तो एक लेयर वो हो गई, और दूसरी लेयर थी वो सेलेनियम की, जिसको तुमने क्या किया? कॉल किया। अब देखो कितनी लेयर है। रनर पहले चलेगा कौन? रनर। रनर कॉल करेगा टेस्ट क्लास के टेस्ट केस को। टेस्ट केस कॉल करेगा रियूजेबल मेथड को। रियूजेबल मेथड कॉल करेगा जेनरिक मेथड को। जेनरिक मेथड कॉल करेगा सेलेनियम को। अब 5 लेयर है। अब क्या है? 5 लेयर है। तो ये है तरीका भाई, ये प्रॉपर वर्क करने का तरीका है। और वैसे भी देखो, जो हमने रियूजेबल मेथड्स के बारे में भी आज बताया, ऐसा तो नहीं है कि हवा में कुछ भी लिखने लगे। उस बात से एग्री करते थे ना। अगर एग्री नहीं करते तो तुम क्या करते? 9 लाइन 200 जगह लिखते कि नहीं लिखते? हाँ, एक ही चीज के ऊपर क्लिक कर रहे हो 10 जगह, तो 10 जगह एक्स पाथ वही लिखते कि नहीं लिखते? तो रियूजेबल मेथड बनाना जरूरी है कि नहीं? क्या टेस्ट केसेस के लिए मेथड बनाना जरूरी है कि नहीं है? अरे नहीं बनेगा तो कैसे पता चलेगा कौन सा टेस्ट कहां तक है, कौन सा टेस्ट कहां तक है? तो देखो, इसकी भी जरूरत है, रियूजेबल मेथड्स की भी जरूरत है, जेनरिक मेथड की तो जरूरत है ही, और बिना सेलेनियम के तो कुछ होगा नहीं। अब ये प्रॉपर ऑटोमेशन है जब इन 5 लेयर्स को यूज करके होगा। तुम देख रहे हो, एक दूसरे को कॉल कर रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथी लेयर को, और चौथी लेयर 5वीं लेयर को। क्लियर है? लेयर्स, हाँ एकदम पूछ सकते हैं कि तुम्हारे ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, ये जो बन रहा है ये फ्रेमवर्क है, तुम्हारी फ्रेमवर्क में कितने लेयर्स हैं? अगर तुम ये फ्रेमवर्क बनाए हो, ये सीखे हो, तो तुम कहोगे देयर आर 5 लेयर्स। इफ यू विल एक्सक्लूड सेलेनियम लेयर, मतलब अगर तुम सेलेनियम लेयर को बाहर कर दो, तो 4 लेयर्स ऐसी हैं जो हमने खुद बनाई। एक रनर लेयर है, रनर वाली जो परत है ना, वो कॉल करती है किसको?
टेस्ट केस लेयर को, टेस्ट केस लेयर कॉल करती है रीयूजेबल मेथड वाले लेयर को, रीयूजेबल मेथड वाली लेयर कॉल करती है जेनरिक मेथड की लेयर को, जेनरिक मेथड की लेयर काम करती है, वो सेलेनियम को करती है, सेलेनियम जाके काम करती है। अब सही से कोड मेरा ऑर्गेनाइज हुआ है। क्लियर है? तो भैया हाथ चलाओ, लेकिन अगर नहीं लिख रहे हो कोड तो गलत कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से अब आपको ऑटोमेट करना है। लेकिन अब एक समस्या ये है, रीयूजेबल मेथड धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, और एप्लीकेशन में बहुत चीज़ें रीयूजेबल है। हम बताए तो अंदाजन मान लो कितनी, 600 चीज़ें, कितनी 600, कितनी 600। अब अगर 600 चीज़ें हैं, एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखो, अगर 600 चीज़ें हैं तो 600 मेथड बनेंगे ना। 600 रीयूजेबल काम है तो 600 क्या बनेंगे, मेथड्स बनेंगे। अब 600 मेथड यहीं बना दोगे इस क्लास के अंदर, तो यूज करना बहुत क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, मुश्किल हो जाएगा ना यार। जब रीयूजेबल मेथड्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, डॉट लगाओगे, तो क्या होंगे, 600 मेथड आ जाएंगे। अब 600 में से कॉल करना तो नाइटमेयर हो जाएगा ना। नाइटमेयर समझ रहे हो क्या? हाँ, बुरा सपना, मतलब नाइटमेयर मतलब कोई चीज बहुत बुरा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नाइटमेयर, है ना। तो ये नाइटमेयर होगा कि नहीं होगा? 600 में से कॉल करना, यूज करना, मैनेज करना, ढूंढना, है ना। तो अगर 600 मेथड बनाने पड़ रहे हैं रीयूजेबल हमको, तो हम पागल नहीं है कि एक ही क्लास में बना देंगे। तो हम कहेंगे थोड़ा इसको क्या कर दें, कुछ टुकड़ों में बांट दें। अब जैसे वो जो रीयूजेबल मेथड होंगे वो किसी न किसी मॉड्यूल के होंगे ना। कुछ रीयूजेबल चीज़ें कैलेंडर की होंगी, कुछ किसकी होंगी, लीड्स की होंगी, कुछ किसकी होंगी, ऑर्गेनाइजेशन की होंगी, कुछ किसकी होंगी, कॉन्टैक्ट्स की होंगी, ऐसे ऐसे करके होंगी ना। तो यहाँ पे मान लो ऐसी 40 चीज़ें हैं अगर, या 20 चीज़ें हैं, तो हम क्या करेंगे, हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसे क्लास बनाए होते, देखो ध्यान से, रीयूजेबल में ऐसे लीड्स रीयूजेबल क्या मेथड्स, ऐसे कैंपेन्स रीयूजेबल मेथड्स, अकाउंट रीयूजेबल मेथड्स, ऐसे ऐसे करके मान लो हम 10 ठो क्या बना देते, 15 ठो क्या बना देते क्लास। तो जो रीयूजेबल मेथड लीड्स से रिलेटेड थे वो लीड्स वाली क्लास में रखते, जो अकाउंट से रिलेटेड थे वो कहाँ रखते, अकाउंट्स। तब बट जाता ना, तब मैनेज करना मेरे लिए क्या होता भाई, टेस्ट केस में लिखा रहता ना कि लीड्स पे जाओ, क्रिएट लीड बटन पे क्लिक करो, तो हमें समझ में आ जाता इसका रीयूजेबल मेथड कहाँ मिलेगा, लीड्स वाली क्लास, लीड्स रीयूजेबल मिलेगा। तो न्यू लीड्स रीयूजेबल का ऑब्जेक्ट बनाते, डॉट लगाते, उसका मेथड क्या कर देते, कॉल कर देते। आई बात समझ में? बदले तो ये दिमाग में रखो, तुमको एनी हाउ अचीव करनी है क्या, रीयूजेबिलिटी। क्या अचीव करनी है, रीयूजेबिलिटी अचीव करनी, ठीक है। क्या अचीव करनी है, रीयूजेबिलिटी। और उस रीयूजेबिलिटी को अचीव करने के लिए, ठीक है, तुम रीयूजेबल ढेर सारे मेथड्स बनाओगे, लेकिन एक ही जगह सब बनाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो हम लोगों ने सोचा चलो रीयूजेबल मेथड्स बनाएंगे, लेकिन एक ही क्लास में सारा नहीं बनाएंगे, मॉड्यूल वाइज बनाएंगे। एप्लीकेशन में जितने क्या हैं, ये इसी को मॉड्यूल बोलते हैं, हिस्से या पार्ट, जितने पार्ट हैं, पार्ट वाइज या मॉड्यूल वाइज बोलो, तो जितने मॉड्यूल से लीड्स एक मॉड्यूल है, ऑर्गेनाइजेशन एक मॉड्यूल है, कॉन्टैक्ट्स एक मॉड्यूल है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, मॉड्यूल है, जिसके अंदर सब कुछ है अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड ना। तो हर मॉड्यूल के लिए एक क्या कर लें, क्लास बना लें, और उस मॉड्यूल से रिलेटेड जो रीयूजेबल मेथड्स हैं उस क्लास के अंदर, उस क्लास के अंदर मेथड बना के रख लें। बोलो समझ में आती है कि नहीं बात? या एप्लीकेशन बड़ा है, ऐसे भी बांटने पे एक एक क्लास के अंदर पता चल रहा है लीड्स वाले रीयूजेबल में 70 मेथड हो गए, कैलेंडर में 20 हो गए, ऑर्गेनाइजेशन में 45 हो गए, तब भी तो यूज करने में क्या होगी, समस्या होगी ना। तब भी यूज करने में क्या होगी, समस्या। तब क्या करें, अरे जितनी बड़ी चीज होती है जब समस्या होती है तो उसे क्या करते हैं,
बांट देते हैं 2 टुकड़े में। ज्यादा दिक्कत हो रही है तो क्या करते हैं, 4 टुकड़े में बांट देते हैं। अरे यार जो लकड़ी बीनता है जाके वो भी यही करता है, बड़ी लकड़ी पाया तो क्या करता है, पहले 2 टुकड़े में तोड़ता है, देखता है नहीं हाथ सर पे आ पाएगी तो क्या करता है 4 टुकड़े में करता है, नहीं और समस्या होती तो 8 टुकड़े में करता है ना, जिससे उसके गट्ठर में या डिब्बे में आ जाए। सेम वैसी चीज यहाँ, सेम ऐसी ही चीज यहाँ पे बोलो। तो रियूजेबल मेथड चाहिए हमें, रियूजेबल कोड चाहिए। पहले सोचे एक ही क्लास में रखें, फिर सोचे क्या करें, मॉड्यूल वाइज बांट के रखें। नंबर 2, फिर भी ज्यादा बड़ा लगेगा तो क्या करेंगे, अच्छा इस मॉड्यूल के अंदर क्या है, इससे लीड्स मॉड्यूल है, मिल गया ना। अब इसके अंदर क्या दिख रहा है, ये क्या है, अच्छा जो सामने दिख रहा है इसे बोलते हैं पेज। क्या बोलते हैं, पेज। ये एक क्या है, पेज है। अगर हम प्लस बटन पे, ये मान लो लीड्स पेज है, ये कौन सा पेज है, लीड्स पेज, लेकिन प्लस बटन पे क्लिक करें तो ये पेज तो पुराना, ये दिख रहा है, तो क्या ये पेज और पिछला पेज सेम है, अलग है ना। तो और अच्छा इसके बाद यहां हम क्या कर दें, सेव कर दें। अब जो पेज खुलेगा वो क्या अलग है, अलग है ना, लेकिन तीनों पेज हैं कहां, लीड्स के अंदर ही है ना। तो हम कह सकते हैं लीड्स एक क्या है, मॉड्यूल है, और इस मॉड्यूल के अंदर 3 क्या है, पेज है। एक लीड्स का पेज है, एक क्रिएट लीड का पेज है, और एक लीड इंफॉर्मेशन पेज है। क्या है, देखो एक है जहां लीड्स पेज है जहां पहले पहुंचते हो, एक है क्रिएट लीड वाला, और एक है जब सेव करके भरते हो तो जो ये पेज आता है इसे क्या बोलते हैं, लीड इंफॉर्मेशन पेज। 3 पेज है कि नहीं। एक तुम्हारा ये जो वीटाइगर एप्लीकेशन है, देखा जाए तो एक बड़ा सा एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन कई मॉड्यूल से मिलके बना है कि नहीं। अगर और वो मॉड्यूल कई पेजेस से मिलके बने हैं कि नहीं। देखो देखो इस चीज को भाई, कॉन्टैक्ट्स एक मॉड्यूल है तो इसके अंदर कई पेजेस हैं कि नहीं है। जैसे देखो ये कॉन्टैक्ट्स पेज हो गया, ये क्रिएट कॉन्टैक्ट पेज हो गया कि नहीं हो गया, ये एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट पेज हो गया, ये भी तो है कॉन्टैक्ट्स के अंदर ही है। ऐसे ये सब मतलब अभी तो 3 ही पेज दिखाए थे, तो एक एक मॉड्यूल के अंदर तुमको 5-5, 7-7, 8-8 क्या दिखाई देंगे, पेजेस। तो एक एप्लीकेशन की अगर हम हाई लेवल पे देखते हैं तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पेज। कई पेजेस मिलके क्या बना, एक एप्लीकेशन होता है, वो कोई कई मॉड्यूल्स में बटा होता है, वो मॉड्यूल्स कई बार सब मॉड्यूल में बटे होते हैं, या और सब मॉड्यूल कई किस में बटे होते हैं, पेजेस में बटे होते हैं। तो अगर हम कहें तो एप्लीकेशन की एक छोटी इकाई क्या है, पेज है ना, बोलो। अच्छा और एक बात और सोच के देखो जरा, टेस्ट केस में कहेगा ये करो वो करो, सब लिखा रहेगा ना मैनुअल टेस्ट केस में, कि इस पे क्लिक करो, फलाने पे करो, ऐसे करो वैसे करो, लिखा रहेगा ना। तो जो लिखा रहेगा तो वो किसी न किसी पेज पे काम करने की बात कर रहा होगा, कहीं बाहर जाकर बात कर रहा होगा, किसी न किसी पेज की बात कर रहा होगा ना, कहे भैया फलाने पेज पे जाओ, इस पे क्लिक करो, फिर फलाने पेज पे जाके यहाँ करो, फिर इस पेज पे ये करो, यही लिखा होगा कि नहीं। तो बहुत से समझदार लोग जानते हो क्या करते हैं, बहुत से समझदार लोग यही करते हैं कि एक एप्लीकेशन को, जो रियूजेबल मेथड्स को, एक जो कम समझदार है लेकिन एकदम बेवकूफ नहीं है, वो क्या करता है, एक क्लास बना के सारे रियूजेबल मेथड उसी के अंदर रख देता है। जो उससे ज्यादा समझदार होता है वो मॉड्यूल वाइज कई क्या बना लेता है, क्लासेस, और उनके अंदर उनके रियूजेबल मेथड्स को रख लेता है। और जो सबसे समझदार आदमी होता है वो कहता है इसको सबसे छोटी इकाई में चलो तोड़ते हैं, किसमें, पेजेस में। तो वो क्या करता है मालूम है, जितने एप्लीकेशन में पेज होते हैं उतनी रियूजेबल क्या बनाता है, क्लासेस, और उस पेजेस पे जो जो रियूजेबल काम होते हैं उनके लिए बना देता है क्या, मेथड, और फिर उनको क्या करता है, कॉल करता है। बात वही है ले देके, क्या, रियूजेबल मेथड को कॉल करना, जो कि यहां किया
गया है भाई, यही करना है, करना यही है। लेकिन एक कम समझदार था, उसने एक ही क्लास में सब बना दिया। थोड़ा जो दूसरे उससे ज्यादा समझदार था उसने क्या किया, मॉड्यूल वाइज तोड़ के रख दिया। जो बहुत समझदार था उसने क्या किया, पेज वाइज तोड़ के रख दिया। उतनी क्लास बनाई रियूजेबल जितने एप्लीकेशन में क्या थे, पेज थे। अगर इस एप्लीकेशन में 200 पेज हैं तो जानते हो क्या करेगा, 200 रियूजेबल पेजेस की क्या बनाएगा, रियूजेबल कोड की क्या बनाएगा, 200 क्लासेस बनाएगा। और उस पेज पे जो रियूजेबल काम है उसके लिए क्या बना देगा, मेथड। और फिर बाद में क्या करेगा, वही तो किए। अच्छा बताओ क्या किए, रियूजेबल काम का मेथड बना के कॉल कर लिए ना टेस्ट केस में, कि कुछ और किए। बस अब वही बता रहे हैं कि इन रियूजेबल मेथड्स को रखने का सही तरीका क्या है। चाहो तो एक में सब रख लो, चाहो तो मॉड्यूल वाइज तोड़ के रख लो, और चाहो तो क्या कर लो, पेज वाइज तोड़ के रख लो। और जो लोग पेज वाइज तोड़ के रखते हैं रियूजेबल कोड को, वही लोग कहते हैं कि हम लोग यूज कर रहे हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। यहीं से ये टर्म पैदा होता है क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, पीओएम। पीओएम बोले तो मतलब क्या है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बस इसीलिए बनाया गया है भाई, सिर्फ किसके लिए, रीयूजेबिलिटी अचीव करने के लिए। और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बस यही कहता है एक छोटी सी बात, कि अपना क्या कहता है, ध्यान सुनो, अपने तुम्हारे एप्लीकेशन में जितने पेज होंगे उतनी रीयूजेबल क्या बनाना, क्लास बनाना। और उस पेज में जितने क्या होंगे, काम होंगे, उतने क्या बनाना, मेथड बनाना। और फिर जब टेस्ट केस ऑटोमेट करना तो उन्हीं मेथड को सीधे क्या करना, कॉल करना। आई बात समझ में। और इसी को बोलते हैं क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। पूछते हैं कि व्हाट इज पीओएम, तो डिफरेंस यही कहते हैं, या हाउ वी वर्क इन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, या कुछ भी, या यही बोलते हैं इन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल वी आर डिवाइडिंग आवर एप्लीकेशन इन क्या, पेजेस। हम अपने एप्लीकेशन को किसमें बांटते हैं, पेजेस में। एंड फॉर ईच पेज, मतलब ईच मतलब प्रत्येक ना, फॉर ईच पेज वी आर क्रिएटिंग अ क्लास। ठीक है। एंड ऑन दैट पेज व्हाट आर द रियूजेबल फंक्शनैलिटीज, वी आर क्रिएटिंग मेथड इन दैट पेज क्लास। तो मतलब जितना रियूजेबल कोड है सब पेज वाइज क्लासेस में बटा हुआ रखा रहेगा। हमको ऑटोमेट करना होगा, ये कॉल किया, वो कॉल किया, वो कॉल किया, और मेरा टेस्ट केस ऑटोमेट हो गया। जहां लोग ऐसा ऑटोमेशन करते हैं वही लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। और जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है ये क्या है, एक आर्किटेक्चर है। याद रखना एक चीज, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को कभी फ्रेमवर्क मत बोलो। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क नहीं है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एक डिजाइन पैटर्न है। क्या है, डिजाइन पैटर्न है या आर्किटेक्चर है, फ्रेमवर्क नहीं है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एक डिजाइन पैटर्न या आर्किटेक्चर है जो फ्रेमवर्क के अंदर यूज होता है ना। आई बात समझ में। तो यही है क्या आपका पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। कल कह रहे थे ना ऑटोमेट करके आना, क्योंकि ऑटोमेट करके आओगे तो उसका एक अंदाजा लगेगा ना यार कि हम कितना रिपीट कर रहे हैं। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ऐसे थोड़े पैदा हो गया। अरे जब नया नया ऑटोमेशन आया था तो नहीं रहा होगा। लोग ऑटोमेट करने लगे जब तुमको समझ में आने लगा यार मेरे कोड में क्या हो रही है, रिडंडेंसी हो रही है, वही चीज हम क्या कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। फिर वो लोग सोचे होंगे चलो एक जगह रखते देखते हैं, फिर देखते होंगे धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर सोचते होंगे इसको इतने टुकड़ों में बांट दें। बाद में समझ में आया कि सबसे अच्छा है जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एक एप्लीकेशन पेज। कोई भी एप्लीकेशन ढेर सारे पेजेस से ही तो मिलकर बना होता है। कहीं काम करते हो तो इस पेज से उस पेज, उस पेज से उस पेज ही तो घूमते रहते हो, यही करते हो ना। तो बस इतना कहा गया कि एप्लीकेशन को क्या किया जाए, पेज वाइज पेज वाइज उसको क्या कर दिया जाए, क्लासेस बना दिया जाए, और उन रीयूजेबल फंक्शनैलिटी को पेज वाइज क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, और इसके बाद टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करके कॉल किया जाए। तो जानते हो
सेम आर्किटेक्चर ऐसा ही रहेगा जैसा ये है, बस इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, लिखेंगे, इसको लिख देंगे पेज वाइज। देखो क्या, रनर कॉल करेगा किसको, टेस्ट केस को, टेस्ट केस कॉल करेगा किसको, पेज वाइज रियूजेबल मेथड्स को, रियूजेबल मेथड्स कॉल करेंगे किसको, जेनरिक मेथड्स को, जेनरिक मेथड्स क्या करेंगे, काम करेंगे। वो श्रेणी को कॉल करेंगे, श्रेणी में क्या करेगा, काम करेगा। अब बात समझ में आई। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्यों है, तुम्हारी कोड से डुप्लीकेसी हटाने की। क्लियर हो रहा है कि नहीं, देख लो ध्यान से भाई। और एक काम थोड़ा सा, चलो इसी में और अच्छा सा करते हैं। एक रनर है ना भाई, एक टेस्ट स्क्रिप्ट है, ये क्या है, जेनरिक मेथड है। जैसे देखो हम लोग ये चीजें बांटते हैं, कई ढंग से रखते हैं, तो क्या करते हैं, पता चला एक डलिया में सब रखा है, एप्पल भी है, ऑरेंजेस भी हैं, तो हम हैं बस सोचता है 10 एप्पल हो 2 ऑरेंज हो, लेकिन सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एप्पल को अलग रख दिया, ऑरेंज को अलग रख दिया, तो हमारे लिए यूज करना ढूंढना क्या होता है, आसान होता है ना, और थोड़ा स्कोप भी क्लियर रहता है कि भाई एप्पल वहाँ मिल जाएंगे, ऑरेंज वहाँ मिल जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ भी देखो पैकेज 2 बने हैं ना, कौन कौन से, vtiger.runner और vtiger.test scripts। तो याद रख लो फ्रेमवर्क में एक और बनेगा, एक पैकेज, और उस पैकेज का नाम रखेंगे, क्या रखा नाम, यूटिल्स, मतलब जिसके अंदर रखेंगे यूटिलिटी, और वेब यूटिल को उठा के उसी के अंदर रखेंगे। ये सही तरीका है। यहां सारे क्या रख रहे हैं, टेस्ट केस, और यहीं अब रियूजेबल मेथड भी यहीं रखेंगे, नहीं, रियूजेबल मेथड अब कैसे बनाएंगे हम, पेज वाइज ना, कैसे बनाएंगे हम, पेज वाइज। तो एक पैकेज और बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे क्या, com.eva.vtiger.pages। कल इसको सही करेंगे और उसमें ये करेंगे जो रियूजेबल मेथड्स हैं इनको रखेंगे कहाँ, इन पेजेस के अंदर। अब बढ़िया है ना, तुमसे कोई कहेगा टेस्ट केस दिखाओ, तो कौन सा खोलोगे, टेस्ट स्क्रिप्ट वाला। देखो इसके अंदर सारे क्या मिलेंगे, टेस्ट केस वाली क्लासेस मिलेंगी, यूटिल्स के अंदर क्या मिलेंगे, यूटिलिटी वाली मिलेंगी, रनर के अंदर क्या मिलेगी, रन करने वाला, और पेजेस के अंदर क्या मिलेंगे, वो रियूजेबल पेज वाइज क्लासेस जो अभी हमें क्रिएट करनी है, हमने अभी क्रिएट नहीं की। तो अब याद रखना, इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं क्या, अपने ऑटोमेशन का पैकेज स्ट्रक्चर बताओ। तो तुम्हारे में कितने पैकेज रहेंगे, 4। एक किसका, पेजेस का, जहां पेज वाइज रियूजेबल क्या रहेंगे, क्लासेस और मेथड्स रहेंगे। एक रहेगा रनर, जहां पे रनर वाली चीज रहेगी। एक रहेगा क्या, टेस्ट स्क्रिप्ट, जहां क्या रहेगा, टेस्ट स्क्रिप्ट रहेगा, जहां पे सारे वो रहेंगे, टेस्ट वाली क्लासेस रहेंगी। और एक रहेगा क्या, और ध्यान से देखो, और ये चीज जरा ठंडे दिमाग से खुद सोचने की कोशिश करो, इसको समझने। अब ये भी समझो चलेगा कैसे, देखो ध्यान से, चलेगा ये कॉल करेगा किसको, इसको या इसको, ये लोग कॉल करेंगे किसको, इसको या इसको, जिसको भी कॉल कर रहे होंगे, ये लोग किसको कॉल कर रहे होंगे, इसको, और अंदर ये कॉल कर रहा होगा किसको, सेलेनियम। मतलब 4 चीजें हैं, अब उनको बांध के अपने हिसाब से हम चलाएंगे, ठीक है। और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का आइडिया लगा, और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की जान क्या है, रियूजेबिलिटी। क्यों हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करते हैं, सिर्फ रियूजेबिलिटी के पर्पज से, और कोई पर्पज नहीं। रियूजेबिलिटी ही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल या रियूजेबल मेथड्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन चलो आज इतना ही रखते हैं, कल अब इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन फिर से कह रहे हैं, ऑटो थोड़ा करके आओ यार, थोड़ा करके आओगे तो बातें क्या आएंगी, प्रॉपरली क्या आएंगी, समझ में आएंगी। अदरवाइज देखो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी ना।
अब इस टाइम पे है, इसी टाइम पे पढ़ रहा है, उसी टाइम पे अगर देखते जाओ तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। क्लियर है?